सवाल आ जाए, तो ये सवाल कर लें फिर क्विकली, कोशिश करनी है इसको 1 घंटे में करने की, पार्ट 1 में इसको करने की कोशिश करनी है, ठीक है, 45-50 मिनट्स में। जी, प्रिपेयर डीएल्स कैश फ्लो फॉर द ईयर 30 जून 2023। तो सबसे पहले हमने सवाल तो पढ़ना ही होता है, लेकिन इतना फॉर्मेट बनाने के लिए शायद सवाल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मेथड इनडायरेक्ट है। पेज नंबर कौन सा है जी? पेज 718, ठीक है जी। अच्छा, तो ये डॉल्फिन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पूरा लिखना है पर्चे में, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023, ये भी पूरा लिखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5-6 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल 5-6 लाइनें खाली। नीचे मैंने सिर्फ टैक्स पेड लिखा है, इंटरेस्ट पेड भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, अगर लिखना पड़ा तो ठीक है। बहरहाल लास्ट लाइन आप इस टोटल के लिए छोड़ते हैं, उससे ऊपर वाली 2 लाइनें आप इन 2 के लिए छोड़ देते हैं, और बाकी आपका फॉर्मेट बन गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5-7 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर बाकी आखिरी 3 लाइनों में ये लिख लिया करते हैं आप, ठीक है। नेट कैश लॉस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग, और ये भी आपके फॉर्मेट का ही हिस्सा है। इसके बाद जो भी चीज़ होगी वो सवाल के हिसाब से, लेजर वाले का लेजर ओपन करेंगे, वर्किंग कैपिटल वाले आइटम को उधर ले जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इधर ले आएंगे, ठीक है। इतना फॉर्मेट बना के हमने सवाल की तरफ चले जाना है, ठीक है। लेकिन सवाल फिर भी आप, मेरा मशवरा है 2 बार पढ़ के पहले ये फॉर्मेट फिर बना लें, फिर तीसरी बार पढ़ते हुए सवाल को करते जाएंगे, ठीक है। 2 बार पढ़ना फिर भी बेहतर ही होता है, ओके। अच्छा जी, अब सवाल के एडजस्टमेंट्स को ज़रा एक नज़र मार लें। वो कहता है इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर इतनी है, इंटरेस्ट पेमेंट यानी ये कैश पेड है, ठीक है जी, इंटरेस्ट पेड है, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो कहता है ये 700 की पेमेंट है, जिसमें से 300 जो है वो कैपिटलाइज हुआ है वर्क इन प्रोसेस। IS-23 याद है, IS-23। अच्छा, वो कह रहा है कि 700 मिलियन पे किया है, जिसमें से 300 जो है वो कैपिटलाइज हुआ है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट 300 से हुआ है। अब टोटल पे कितना हुआ है, तो फिर बाकी कहाँ गया होगा, बाकी फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि इंटरेस्ट पेएबल का लेजर जो हम डेबिट करते होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, मैं एक्सपेंस फिलहाल इंटरेस्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्ट का लेजर, इंटरेस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 400। ये 400 कैसे आया जी? 700 में से अगर 300 एसेट में गया है, ठीक है, तो बाकी 400, 700 में से 300 एसेट में गया तो बाकी 400 फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बना होगा जो आपने पेएबल के अकाउंट से पे किया, तो 700 माइनस 300, ठीक है जी। ये एंट्रीज बनती हैं, ये पहली एडजस्टमेंट थी, देखेंगे इंशाल्लाह इसको भी, ठीक है। डन जी। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP टू PPE 550 है, इसका पता है इसकी एंट्री क्या होती है? PPE डेबिट, CWIP क्रेडिट, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो बहुत आसान सा सवाल है ये। एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 520 एंड बुक वैल्यू ऑफ 350 वॉज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 600 ऑन पेमेंट ऑफ 200। अब इसकी एंट्री क्या है जी? इसकी एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये कितने कैसे निकलेगी? 350 बुक वैल्यू है 520, इनको नेट करो ज़रा, 520 माइनस 350 कितना आता है? 100। उसके बाद एसेट न्यू की कॉस्ट से, PPE लिख देना, PPE का लेजर बनाओ, न्यू की कॉस्ट से। अब न्यू की कॉस्ट ही है, फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड वाला काम नहीं करना, उसने कॉस्ट ही दी हुई है, कितना? 600। उसके बाद एसेट क्रेडिट हो गया ओल्ड की कॉस्ट से। अच्छा, वैसे बाय द वे PPE की बुक वैल्यू ही गिवन थी, ऐसा ही है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम कॉस्ट को इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिखने में क्या अर्ज है जी। 520 और कैश कितना पे किया है जी? 200। अब हमारी कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ ये 200 ही कैश आएगा। एडिशन हुआ है, एडिशन थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, दोनों बातें हो रही थी ना। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में डिस्पोजल भी हो रहा होता है, एट द सेम टाइम एडिशन भी हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी ट्रांजैक्शन है। गेन लॉस कितना आ रहा है इसमें? 50 का गेन है, लॉस है? डेबिट साइड पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर या क्रेडिट साइड पे? तो फिर तो गेन हुआ 50 P&L में बैलेंसिंग, और ये क्या है जी? गेन। ये मैंने वैसे ही एंट्री कर दी आपके सामने। अब
चूंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं एंट्री को, अक्यूम एडेप्शन अलग से डेबिट नहीं हुआ बल्कि एसेट अकाउंट ही किससे क्रेडिट कर दिया आपने, बुक वैल्यू से। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू सवाल में गिवन है ना 350, तो ये जनाब आप ऐसे, ठीक है, बात तो एक ही रहनी है। तो बोलो, क्योंकि एसेट अकाउंट मेरा किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पे, तो मुझे कॉस्ट अलग और कन्वर्शन अलग कहाँ से मैं निकालूं, मैं बुक वैल्यू करके उसको बुक वैल्यू को ही एसेट अकाउंट से निकाल दूंगा। अब ये ट्रांजैक्शन है हमारी। अब पीपी का लेजर ओपन होगा, उसके अंदर डेबिट साइड पे 600 नजर आएगा, लेकिन वो कैश नहीं लिख लेना आपने, उसमें आपने एडिशन लिख देना, क्योंकि ये कैश नहीं आया, ये एसेट आया। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्रेडिट साइड पे 350 भी लिख देना। अच्छा, ये तो क्योंकि बुक वैल्यू पर भी एसेट बन रहा हो, तो आने वाले एसेट की तो ये कॉस्ट यही उसकी बुक वैल्यू होती है ना, तो 600 जाग रहे हैं। अच्छा, 600 डेबिट और इधर से 350 क्रेडिट, ये एसेट अकाउंट के अंदर हिट लग गई, ये कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये गेन रिवर्सल। ठीक है, को मसला। ओके, नेक्स्ट है डीएल ने एक्वायर किया एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी कॉस्ट है 300। सुभान अल्लाह, खुद ही उसने बता दिया कितना एडिशन है जी, एक उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर की है जिसकी कॉस्ट 300 है, तो ये क्या है, एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, लेकिन इसमें से 125 इज स्टिल, बिल्कुल ऐसी ही एडजस्टमेंट हमने पीपीई के बारे में देखी थी, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में आ गई। अगर 125 अनपेड है मतलब पेएबल है, तो पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखो 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 कहीं नजर नहीं आ रहा। अब कहाँ पड़ा हो सकता है, जहां कुछ इकट्ठे हुए पड़े होंगे। ठीक है ना, ऑब्वियस बात है कि अदर पेएबल्स में ही ये पेएबल पड़ा होगा, अगर फेस पे नजर नहीं आ रहा। शेयर कैपिटल में, शेयर प्रीमियम में, रिटेन अर्निंग में तो नहीं ना हो सकता, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल में तो नहीं ना हो सकता। वो तो नाम से आ रहे हैं कि ये इंटरेस्ट पेएबल है, ये टैक्स पेएबल है, ये डिविडेंड पेएबल है, ये शेयर, तो जहां अदर पेएबल्स इकट्ठे होंगे वहीं पे पड़ा हो सकता है। अगर है पेएबल, फेस पे नजर नहीं आ रहा है, तो जहां पे पेएबल्स रिसीवेबल्स क्लब हुए पड़े होते हैं, तो ऐसा पेएबल रिसीवेबल वहां छुपा पड़ा होता है। ये कई सवालों में हमने किया। ठीक है, जब सवाल में बताया करता था तो हम तब भी मैंने आपको छुपा कर सिखाया था इस दिन के लिए ही, पहले दिन से ही। ठीक है, तो कौन सी एडजस्टमेंट इसको हिट कर रही है जी, पहली एडजस्टमेंट ने तो एंट्री है, दूसरी में भी एंट्री थी, तीसरी में, ये चौथी जो है ना, इसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट भी है, और ये दूसरे वाले भाई को भी हिट कर रही है, यानी ट्रेड एंड पेएबल्स को हम कहेंगे कि इसको पथरी है, तो सेट करेंगे, इसको सेट कर देंगे इसको। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब अच्छा सर, सॉरी पढ़ा तो है ही नहीं हमने, चलो खैर एडजस्टमेंट पढ़ते जाएं आप। नेक्स्ट, बाकी कहता है फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब डेप्शन नहीं होगी, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। अच्छा, अब देखो, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, एडिशन उसने खुद बता दिया 300 का है, और अगर बैलेंसिंग डेबिट साइड पर आएगा तो हम कहेंगे एडिशन नहीं, अब ये फेयर वैल्यू गेन, और अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो ये फेयर वैल्यू लॉस। देखेंगे, हम देखेंगे यार, वैसे आसान टॉपिक है ये तो। आज का दिन समझो हाफ लेक्चर इस पे, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैंने यूँ समझ लो कूल डाउन फेज के लिए दिन रखा है, वरना आप एनपीयू के लिए फुली, मैं तो फुली लोडेड था आज, एनपीयू का सवाल तैयार करके आया था। ठीक है, लेकिन मुझे यूँ लगा कि शायद ये फिर सवाल रह गए तो चलते। हाँ, इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं मज़े के, जैसे ये बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट है, तो ये भी देखना ज़रूरी था। फिर प्रोविजन भी आ रहा था। नेक्स्ट है जी, प्रोविजन ही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 8%, पिछले साल था 5%, यानी ओपनिंग प्रोविजन 5% ऑफ ओपनिंग डेटर्स होगा, क्लोजिंग प्रोविजन 8% ऑफ क्लोजिंग डेटर्स होगा। और इससे ये भी पता लगा, अगर प्रोविजन है, अच्छा उसने खुद ही लिखा हुआ है ना भी लिखता तो हमें पता होता कि बैलेंस शीट के फेस पर अगर प्रोविजन नजर नहीं आ रहा और वो कह रहा है प्रोविजन मेंटेन करते हैं, तो मतलब बैलेंस शीट के फेस में नेट डेटर्स पड़े हैं, लेकिन उसने बता दिया खुद। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है जी, अरे यार बोनस शेयर्स 10% हैं। ठीक है, और उसके बाद राइट इशू हुआ है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि शेयर कैपिटल का ओपनिंग जो था ना, ओपनिंग, इस पे 10% लगा के बोनस शेयर्स, 10% ही है ना, बोनस शेयर्स की एंट्री करना, और फिर उसके बाद कहीं राइट इशू हुआ होगा, तो इसलिए टेंशन ना लो, ओपनिंग बैलेंस पर रेट लगा के पहले बोनस शेयर्स इशू करो, उसके बाद फिर बैलेंसिंग जो निकलेगा वो राइट इशू होगा। समझ आती है बात? नहीं भी आती तो भी आ जाएगी, सवाल करेंगे। सवाल बहुत आसान लग रहा है। टैक्स चार्ज फॉर द ईयर 750 मिलियन है, और टैक्स एट 30% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि टैक्स रेट भी उसने बता दिया। ठीक है, मे बी पैट गिवन हो। ठीक है, पता नहीं 30% क्यों बताया जब टैक्स की अमाउंट बता रहा है।
चलो खैर देखेंगे, हम देखेंगे, आगे चलें। DL classifies dividend and interest payment in a way that keeps cash flow from operating activities। कहता है जी डिविडेंड और इंटरेस्ट को वो ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो हायर आए। अब डिविडेंड हमने, अगर खामोश हो तो हमने क्या रखा हुआ है, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट मैंने कहा था दोनों ही यहाँ पे लेस डिविडेंड पेड लेस इंटरेस्ट पेड यहाँ भी आ सकता है, डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड यहाँ भी आ सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड की एग्जांपल और आई कैप के एमसीक्यूज और आई कैप की अपनी किताब से पढ़ाया था आपको, वो आई कैप वाला जो पॉइंट था कि डिविडेंड को हम शो कर देंगे, ये सजेस्टेड ट्रीटमेंट, डिविडेंड को हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में रखते हैं और इंटरेस्ट पेड को ऑपरेशंस के बाद यहाँ पर एंड पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद पेड लेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो खामोशी के केस में है। और मैंने साथ ये भी कहा था बड़े सवाल के अंदर कोई इन दोनों को यहां लिख दे, इंटरेस्ट और डिविडेंड को, पेड को, कोई इन दोनों को यहां लिख दे तो भी उसका जवाब सही है। लेकिन आज के सवाल में उसने पाबंद किया किसी बात पर। अब कोई सजेस्टेड सोल्यूशन नहीं, कोई प्रेफरेबल सोल्यूशन नहीं, जब ऑप्शन मौजूद था तो उसने इनके बारे में कहा। डॉल्फिन वाले क्या करते हैं, वो डिविडेंड और इंटरेस्ट को ऐसे क्लासीफाई करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो ज्यादा आए। मतलब दोनों को इधर रखेंगे, अगर दोनों को इधर रखेंगे इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो तो फिर कहां रखें कि ये ज्यादा है वो फाइन। तो इसका मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही इधर आएंगे। अब वो सोल्यूशन के अंदर ये गलती हुई थी, मैंने कहा चलो यार सवाल ही कर लेंगे, जरा अच्छा सवाल है, सवाल आसान है, क्विकली करना है, कोशिश करनी है ताकि बाकी सवाल जो है, वो जो ट्रायल वाला सवाल दिया था थोड़ा सा तंग कर रहा था उसको डिस्कस करेंगे, दाल लिमिटेड वाला सवाल है उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है वो करेंगे, फिर सवालों को ज़रा कंप्लीट करें ना अच्छे तरीके से, फिर एक दो सवाल होमवर्क में लेकर ये टॉपिक अच्छे से क्लोज हो जाएगा सिवाय इसके एमसीक्यूज के। ठीक है ना, तो वो फिर जब देखेंगे अब IAS 8 और चेंज इन इक्विटी के एमसीक्यूज जब पूरे हो जाएंगे तो फिर इसके एमसीक्यूज की तरफ आएंगे, जब मर्जी टाइम मिलेगा मिल जाएगा इंशाल्लाह जल्द। चलें जी शुरू करें जी काम, चलो जी बिस्मिल्लाह। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को इकट्ठा कर दें, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। जी बच्चों ओपनिंग ना दोनों बताओ, 17 नहीं दोनों बताओ ना, अच्छा हाँ 13,000 जमा जीरो भी दिखाना है, ये हमने दोनों इकट्ठे कर दिए। ठीक है जी, उसके बाद क्लोजिंग नहीं दोनों बताने, 16,000 प्लस 1120 ये बन गया जनाब 17,120। ठीक है जी, ये शो करना ज़रूरी है बेटा क्योंकि सवाल में कहीं पे भी ये फिगर तो कहीं पे नहीं गिवन ना बेटा, तो आपने एग्जामिनर को जो भी कैलकुलेशन करनी है वो खुद बतानी है। 17,120 एंड वालों को नज़र नहीं आएगा, 17,120 शायद आप नज़र आ जाए, अभी भी उम्मीद ही है। नेक्स्ट चलें जी आगे, ये दोनों हो गए रिटेन्ड अर्निंग्स 10,800 10,150। तो नंबर 3 रिटेन्ड अर्निंग्स जी, ओपनिंग 10,800 और क्लोजिंग 10,150। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। जैसे ही आया करे ना फौरन देखा करो इसकी करंट मैच्योरिटी नहीं आ रही, कहीं अगर आ रही है तो ऐड कर दे, नहीं आ रही तो सुकून है, आज कोई नहीं है। तो 35-40 32-75 लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये मैं आज सवाल ऐसे कर रहा हूँ जैसे परिचय में आपने करना है, वाह उतना फॉर्मेट बना के, असल में टाइम मैं बचा लेता था, आज टीए नहीं आए हुए थे तो टाइम थोड़ा वो नहीं बचा तो मैंने लेजर नहीं बनाया। असल में तो ऐसे ही होना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद आपने ज़रूरत के मुताबिक ओपन करनी है वर्किंग्स तरतीब से। ठीक है, चलें जी, क्या चीज़ है ये, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। ओपनिंग 3540, क्लोजिंग 3275। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ट्रेड एंड अदर पेबल्स, जो कि जाने तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हैं लेकिन थोड़े बीमार हैं बेचारे, तो वर्किंग नंबर 5 ट्रेड एंड अदर पेबल्स की बीमारी का इलाज करेंगे यहाँ पे। क्लोजिंग ओपनिंग
अब ये मोस्ट रिसेंट सवाल आपके सामने ये है, तो कुछ कॉन्फिडेंस आया है थोड़ा बहुत इस चैप्टर टॉपिक में? गुजारा हो जाएगा? 70% सही कर लोगे? बस इतना ही चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है कर लेना अगर हो रहा हो तो। ये नहीं सर ने कहा था 70% करना है जी, उससे ज़्यादा हमने नहीं करना। 935 और 1485, 935 ओपनिंग है, 1485 क्लोजिंग है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेएबल। तो थोड़ी जगह है सही, लेकिन जब तंगी होगी फिर इधर आ जाएंगे, फिलहाल तो खुले डुले चलते हैं जी। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं और उसमें ओपनिंग पेएबल 195 है और क्लोजिंग पेएबल है 140, ठीक है जी। थोड़ी सी वर्किंग शायद, चलो हो जाए जी। नेक्स्ट डिविडेंड पेएबल लेजर बनाएं, टैक्स पेएबल लेजर बनाएं, ठीक है। तो डिविडेंड पेएबल का लेजर बन गया जी। स्पीड से सवाल चल रहा है, 140 मसला तो नहीं कोई? इतनी स्पीड तो आज बनती है ना, आज तो सिर्फ हम ये समझ लो पर्चे में सवाल आया हुआ है ना अब, ठीक है। तो मैंने मतलब इनडायरेक्ट भी कराया फिर डायरेक्ट भी कराया। अब एक सवाल रहता था इनडायरेक्ट का, वो कर लिया। हो सकता है अभी आपको कोई टेस्ट टर्म टेस्ट आ रहा है, उसमें एक सवाल से दोनों काम ही करवा लो, ज़्यादा नंबर रख लो, बात है ना। या एक देकर दूसरा फिर आपसे अलग होमवर्क में रिक्वायर कर लूँगा, एक ही सवाल को दो तरीके से करना सीख लेंगे इंशाल्लाह, और पक्का हो जाएगा जी। ओपनिंग 140, क्लोजिंग। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एनपीओ का टॉपिक जो है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, यानी कि तरतीब उसके करने की 70-80% इससे मिलती जुलती है, बस उसके अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखें। तो वैसे उसमें 6 दिन का है, लेकिन हम जैसे मैंने इसके बारे में कहा था 7-8 दिन का है। आज कितना 9वां दिन है मेरे ख्याल में, आज 9th डे है। आज 11 नहीं है यार, खुदा का नाम नहीं ना। देखो ना, मैं बताता हूँ यार। सबसे पहले हमें जुनेद जंजुआ, इधर गिनती करते, जुनेद जंजुआ वाला सवाल के सबसे पहले, क्वालिटी इंटरप्राइजेज दूसरे नंबर पे, नादिर तीसरे नंबर पे, टेक्सला चौथे नंबर पे और ड्रम 5वें नंबर पे। उसके बाद हमने फिर जुनेद जंजुआ किया, फिर उसके बाद हमने संडे किया, फिर हमने यूनिवर्सल किया। 8 दिन हुए, आज 9वां दिन है यार, है 11। मेरा जिम जान काट लिए तू अभी भी इस पर। अच्छा, मैं उनको काउंट नहीं करता, वो जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है, वो थ्योरेटिकल बात करेंगे, कभी एमसीक्यूज करेंगे, वो चीज़ें तो अलग होती हैं। उसके अलावा इतना टाइम इन टॉपिक्स को लगता है। बहरहाल वो चीज़ें तो हैं, इसी पार्ट ही होती हैं टॉपिक का जी। एमसीक्यूज करने के बाद आपका सही आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली तो कोई एमसीक्यूज हमने छोड़े नहीं है। जब आप देखते हैं, जब एमसीक्यूज पे आप चले जाते हैं, वो कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं। और एमसीक्यू होता ही तब है जब पूरा टॉपिक तैयार हो जाए आपका, ठीक है। इसके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, रेशियोज के, इसके कैश फ्लो के, IS 8 के, सेम इक्विटी के। वैसे तो सबके ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा टफ होते हैं, टेक्निकल होते हैं। टैक्स एक्सपेंस जी। ओपनिंग कोई नहीं है, 235 है। क्लोजिंग कोई नहीं है, चलो कोई गल नहीं, क्लोजिंग कोई नहीं है तो क्लोजिंग ना सही जी। नेक्स्ट, मुझे लगता है एडवांस टैक्स भी था, है ना। तो चलो थोड़ी जगह बना लें इसकी दूसरी तरफ भी। तो सिंगल ही लेजर बनाया होगा आपने घर पे। कितने बच्चों ने घर पे इसको ट्राई किया हुआ सवाल को? अच्छा माशाल्लाह, हो गया था। तो मुझे क्या ही दो के ना कराएं, चलें एनपीओ करते हैं नहीं पर। अच्छा जी, नेक्स्ट पीपीई है 14,300, 13,835। तो नंबर 9 वर्किंग आ गई हमारी जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जी। ओपनिंग 14,300, क्लोजिंग 13,835। कितने को आइटम्स थे इसमें? ज़्यादा थे या बस सेवन एक दो? CWIP का लेजर, डेप्रिसिएशन आ सकती है, एक डिस्पोजल था नहीं, इसका मेरे ख्याल में तो हो जाएगा, ऐसे ही है ना। हाँ, क्रेडिट होम स्मैथ 3 चीज़ें। चलो जी, क्लोजिंग बताओ। 13,835, ठीक है जी। यहीं पे मैं क्या CWIP भी बन जाएगा ना, ज़रा करीब ही रहेगा उसके। नेक्स्ट क्या है जी, कैपिटल वर्क इन
प्रोग्रेस। 2500 ओपनिंग है, 3485 क्लोजिंग। तो नंबर 10 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें ओपनिंग भी है, इसमें एडिशन भी है और इसमें इंटरेस्ट भी है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रांसफर इधर आना है। ओपनिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2500 और क्लोजिंग 3485। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज 1950 है और 1820 है। नंबर 11 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, आज फेयर वैल्यू मॉडल है, ऐसी लिख दिया मैंने। ओपनिंग क्लोजिंग 1820। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज, कहाँ जाएंगी ये? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं नज़र आई? तो फिर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए तो इन्वेंट्रीज ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज है, तो मतलब इधर डेबिट रखेंगे और कैश फ्लो में क्रेडिट। अब वो फिगर जिससे ये फिगर बननी है वो क्या है जी? 7450 माइनस, अच्छा कोई भी आप रख लें, लेकिन फिर एक ही तरतीब रखनी है बस। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखें, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखें, क्योंकि हम इसके प्लस माइनस से तो चल ही नहीं रहे होते। हमारा तो अपना एक पक्का रूल है जिससे हम एरर फ्री तरीके से चल रहे हैं। पहला दिन याद है जब आप लोग को दिल को ये बात तस्लीम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो गई तस्लीम। मुफ्त के नंबर हैं ये, ठीक है जी। कितना? 2450। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स, ये नेट है। अच्छा इन्हीं को लेकर चले जाओ तब भी सही है, लेकिन सजेस्टेड मेरा आपको सोल्यूशन ये था कि ग्रॉस अप करो, क्योंकि आई कैप अपने सॉल्यूशंस में प्रोविजन अलग और डेटर्स को अलग ले रहा होता है, तो शायद एक आधा नंबर ना मिस हो जाए जो उसने रखा होगा इसके लिए। बाकी अगर आप नेट से भी कर लें, आई कैप अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो नंबर 12 में आपने डेटर्स पकड़ने हैं। ग्रॉस डेटर्स हमें चाहिए, लेस होती है इसमें से प्रोविजन, और नेट डेटर्स हमें गिवन है, ठीक है जी। अब प्रोविजन जो है वो अच्छा क्लोजिंग ओपनिंग पहले लिख लेते हैं। क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, जरा भाई थोड़ा तो ऊपर हो जाते हो भाई, ज़रा जगह तंग है हमारे पास। मैंने समझा दिया जिसको, चला गया, आप परेशान ना हो जी बच्चों। ओपनिंग और क्लोजिंग, बत्ती आ गई, बत्ती चली गई। अच्छा अब ये जो प्रोविजन है ये क्लोजिंग पर 8% है ना, और ओपनिंग पर 5% है, ठीक है। अब ये मैं बैलेंसिंग निकाल लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा इधर हो जाओ यार। फार्मूला ऐसे लिखेंगे कि दोनों में ही चल जाए, यानी कि अंग्रेज़ी वाला फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, मुझे गिवन क्या है पहले तो ये पता लगे। गिवन अमाउंट का पता होगा तो उसकी परसेंटेज से डिवाइड करके और रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सवाल में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है नेट डेटर्स हुआ करते हैं। तो नेट डेटर्स सवाल से उठाए हमने, वो थे 40 85 35 88 4085 और 3588, ठीक है जी। अब ये नेट हैं, इनको ग्रॉस करना है, प्रोविजन की परसेंटेज गिवन है। अब अंग्रेजी में फॉर्मूला एक बार यूँ लिख लेते हैं कि जी नेट डेटर्स को डिवाइड कर दो 1 माइनस प्रोविजन परसेंटेज, ऐसा ही है, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 1 से, मतलब एक ही बात है। 100 लिखूं यार, ये मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आना। मैं दोनों ही लिख देता हूँ वर्किंग यहाँ पे, ये देखो दोनों ही कर देता हूँ। छोड़ो मिट्टी पाओ एडा शॉर्टकट, बाद से पता लगे तुसी लम्बे पे हो। तो ये 3588 को देखो जी, 3588 नेट हैं। यहाँ तक आते आते कितनी प्रोविजन इनमें से माइनस हो चुकी है? 8%। तो इसका मतलब ये कहाँ पे पहुँचे हुए हैं? ये 92% पे हैं। तो हमें इसको 100 पे ले जाना है, बोलो 39
900, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरे वाले भाई भी हैं, वो 4085 पर हैं, ये 90 5% कम हुए हैं तो ये 95 पे हैं, ठीक है। थोड़ा और गुंजाइश बनानी पड़ेगी, बस हमें वर्किंग दोनों करनी पड़ गई हैं, तो ज़रा इनको और इधर लें। 4085 आपके डर से मैंने वो काम नहीं किया। ये कितना आया था जी? 3900, ठीक है। $3900, ठीक है जी। 3588 है। चलें जी, तो ये आ गया आपका बैलेंसिंग 312, ठीक है जी। अब ये 40 85 95 पे है, इसको 100 पे ले जाएं 4300, तो बैलेंसिंग आपकी 215 आ गई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी तरह वर्किंग में गंद पड़ गया, गुजारा करें। तो ग्रॉस डेटर्स आ गए हमारे, ग्रॉस डेटर्स को ले जाएं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। डेटर्स कौन से हैं जी? अब ये ग्रॉस हैं, ठीक है। अब बताओ जी, ग्रॉस डेटर्स कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो तो क्रेडिट, तो कैश फ्लो में इसको डेबिट रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे रेफरेंस दे दो, बल्कि वो बताना तो है ही। क्या फिगर्स हैं जी दोनों? 3900 क्लोजिंग है, 4300 ओपनिंग है, ठीक है। ये सवाल में गिवन नहीं था, वर्किंग 12 में आपने निकाला जी, ठीक है। तो ये काम भी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, बस बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ हो तो उसे बस इग्नोर करना है इस मेथड में, वरना तो और दूसरे में नहीं करना, वरना दोनों मेथड्स के अंदर हमने बस एक ही तरीका, कन्फ्यूजन भी ख़त्म की ना, कि डेटर्स को आपने अगर प्रोविजन गिवन हो तो नेट डेटर्स को ग्रॉस बना लेना। अगर वो डायरेक्ट मेथड है तो डेटर्स ग्रॉस पे लेजर में, ग्रॉस डेटर्स का लेजर बनेगा, प्रोविजन का अलग लेजर बनेगा, कल वाला सवाल याद होगा आप। और अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो ग्रॉस डेटर्स को यहाँ ले लेंगे और प्रोविजन का चेंज यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोविजन के केस में हमने कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया। जो सा भी मेथड हो, अगर प्रोविजन गिवन है तो हम ग्रॉस डेटर्स निकालेंगे और प्रोविजन को और ग्रॉस डेटर्स को अलग ट्रीट करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड है तो ग्रॉस डेटर्स वर्किंग कैपिटल में, प्रोविजन नॉन कैश में। डायरेक्ट है तो ग्रॉस डेटर्स लेजर और प्रोविजन का भी लेजर। हाँ, अब रह गई बात सिर्फ बैड डेट रिटर्न ऑफ की, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को इनडायरेक्ट मेथड में इग्नोर करना है, क्योंकि हम लेजर नहीं बना रहे, ओपनिंग क्लोजिंग उठा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है उसमें टैकल, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड में होंगे तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों लेजर्स बने हुए हैं, आपको प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री करनी पड़ती है। आखिरी बात दोबारा सुने बैड डेट और प्रोविजन के बारे में। पहली बात बैड डेट रिटर्न ऑफ की बात कर लेते हैं, बल्कि प्रोविजन जैसे बोला, हमें सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन हो तो हमने उसे यूज़ करके डेटर्स ग्रॉस भी निकाल लेने हैं और प्रोविजन को भी निकाल लेना अलग, ठीक है। मतलब जैसे भी है, मुझे ग्रॉस डेटर्स भी चाहिए, अगर प्रोविजन गिवन है तो मुझे ग्रॉस डेटर्स भी चाहिए और प्रोविजन भी चाहिए। नेट डेटर्स है तो ग्रॉस बना लेंगे, प्रोविजन बैलेंस ही निकाल ली। मतलब अगर प्रोविजन गिवन है तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, ग्रॉस डेटर्स और प्रोविजन, ग्रॉस डेटर्स और प्रोविजन। अगर सवाल डायरेक्ट मेथड का कर रहे हैं तो ग्रॉस डेटर्स का लेजर और प्रोविजन का लेजर, और अगर सवाल इनडायरेक्ट से कर रहे हैं तो ग्रॉस डेटर्स वर्किंग कैपिटल में और प्रोविजन नॉन कैश में। कोई मसला? इसका मतलब प्रोविजन की हद तक हम सेम हो गए दोनों मेथड्स में। अब आ गई बात बैड डेट रिटर्न ऑफ की, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को डायरेक्ट मेथड में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डेटर और प्रोविजन का लेजर ओपन हुआ होगा, उसमें मुझे एंट्री करनी पड़ेगी प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में चूंकि मैं लेजर नहीं बना रहा, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले रहा हूं, तो उसके अंदर बैड डेट रिटर्न ऑफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, उसका असर खुद ही निकल जाता है। इसलिए बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है। तो ये जो हमने रूल लिखा था यहां पर किसी जमाने में, ये अभी भी वैसा ही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और वो क्या है, डायरेक्ट मेथड में हमने बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करना है, ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर नहीं करते।
ये तो होगी बात। अगली बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें नेट वाले को छोड़ो, ग्रॉस पे ही आ जाओ। हम यूज करेंगे ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस में और प्रोविजन को नॉन कैश में। और अगर हम डायरेक्ट मेथड में हैं तो फिर हम बैड डेट रिटर्न ऑफ का भी डेटर्स का ग्रॉस और प्रोविजन का अलग से लेजर बनाते हैं। ठीक है, सही है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का और लिख लेते हैं, चलो खैर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ग्रॉस डेटर्स यूं लिख लेते हैं, एंड ग्रॉस डेटर्स। ठीक है जी, इनका हम लेजर लाजमी बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा तो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ग्रॉस डेटर के लेजर्स लाजमी हम बनाते हैं। ठीक है जी, ओके डन, और सही है। चलो, सही 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 सही, सवाल खत्म हो गया जी, सवाल खत्म हो गया बस। और क्या सवाल में कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट मैंने कर दिया बीच में, पहले पढ़ा दिया था। खैर चलें, इसका ट्रीटमेंट तो करें। ग्रॉस डेटर्स आ गए हैं जी। अगला काम क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी ट्रीट करना है। तो प्रोविजन, अब ये प्रोविजन जो है इसको देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इसके साथ क्या असर हो रहा है, बढ़ रही है कम हो रही है। प्रोविजन इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो दूसरा इम्पैक्ट कैश फ्लो में डेबिट कर दो, कितना 90। अच्छा, अब ये दोनों ही पॉजिटिव आ गए, एक खौफ सा पैदा हो गया। चेक ना कर लें ज़रा नेट को, 4085 माइनस 3588 करो ज़रा, प्रोविजन गलत लिखा है। ये कर लो ना, मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो ना बेटा। 4085 माइनस 3588, सो 497। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए डेटर्स कम हुए, डेटर्स क्रेडिट, नेट डेटर्स क्रेडिट, तो कैश फ्लो में डेबिट कितना 497। तो इधर भी देखो मिलाकर ये 497 ही बन गया, कोई गलती नहीं है। ऐसे मैं पूछ लिया तो गलती होगी, मैंने तो प्रूव कराना था इसलिए। ठीक है जी, हो गया ये काम। चल नेक्स्ट, आगे क्या है जी, एडवांस टैक्स। जबानी बताता रहा था, तैयारी थी कि टर्म टेस्ट में ये पूछूंगा, लेकिन आपके सवाल में भी है। अब जहाँ पे आ गया, अब देखें वहाँ पे पूछना है नहीं पूछना है, लेकिन यहाँ पे जो आ गया ये बात, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है, आ तो सकती है। अगर सवाल में एडवांस टैक्स भी आ रहा है तो अलग से लेजर नहीं ओपन कर लेना, टैक्स का लेजर ओपन है ना तो उसके अंदर ले आओ। ओपनिंग कितना है जी 0, क्लोजिंग 36। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा होगा कि ओपनिंग 0 था तो क्लोजिंग ये आया, ये क्लोजिंग 0 है इसलिए इधर आ गया। ये एट द सेम टाइम ओपनिंग क्लोजिंग लाइबिलिटी भी हो सकती है, ओपनिंग क्लोजिंग एसेट भी हो सकता है। कोई टैक्स पेएबल हो, कोई एडवांस हो, अलग अलग दिखा रहे होते हैं, नेट नहीं करते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी कैश एंड बैंक। 10 10 22 16, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आए। कैश एंड बैंक है या कैश एट बैंक है जी? 10 10 तो मुझे याद है, 22 16 आपको याद है, मिलजुल के सवाल कर लिया हमने। चलें जी, बैलेंस शीट इज डन एंड डस्टेड। कोई चीज़ रह तो नहीं गई तो बोलो। अच्छा, मैंने एनपीओ कहा था शुरू होना है, फिर भी आज बच्चे पूरे नहीं। क्या चक्कर क्या है? बच्चे कम हो गए हैं बस सर्दियों की वजह से। क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हाँ, तैयार होके आए हो तो इंशाल्लाह एनपीओ शुरू करेंगे, तो पूरा नहीं करेंगे। अच्छा है ना, ज़रा पहला दिन थोड़ा बोझ कम पड़ेगा, इसका बोझ उतार लेंगे और उसकी बुनियाद भी बना देंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, ताकि कल आते साथ सवाल करेंगे। फिर सवाल जो है ना वो तकरीबन 1.25 घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो जो टाइम बचेगा फिर इधर बाकी याद पे आ जाएंगे। ठीक है ना, नए टॉपिक को तो ज़्यादा हम नहीं ना छेड़ते, प्रॉपर बस गुजारा। अच्छा जी, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है 700 की, जिसमें से 300 कैपिटलाइज हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये दोनों एंट्रीज हैं जी। ठीक है जी, दोनों एंट्रीज हैं। एक एंट्री है इंटरेस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, अब एंट्रीज पोस्ट करते हैं। इंटरेस्ट
कितने वे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में कितना पे हुआ, ये कैसे पता लगा आपको कि ये कैश 400 है, 700 में से 300 कहीं और गया तो यहाँ 400 आया, सही है। ये इंटरेस्ट पेड ऑलरेडी निकल आया है। वो अलग बात है कि यहाँ नहीं लिखना, आज इसको लिखना इधर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ ही लेस 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 वहाँ पे लिखते होते हैं इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। अब वहाँ पे मैंने वर्किंग चूंकि कर दी है तो वो वर्किंग का ही रेफरेंस दे देता हूँ, वर्किंग 6, ठीक है, कितना जी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये 400 का वहाँ रेफरेंस ना दें तो आप यहीं पर वर्किंग शो कर दें तो भी ठीक है, ओके, बल्कि यहीं पे वर्किंग शो करके आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। खैर चलें, अभी क्योंकि मैंने वर्किंग एक जगह शो करनी, बार बार नहीं वर्किंग शो करनी, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट पेड आ गया कितना, 400, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से निकलेगा एक्सपेंस, वो भी हमें ज़रूरत होता है क्योंकि वो हमने यहाँ पर नॉन कैश के अंदर एडजस्ट करना होता है, वो भी हमें ज़रूरत होता है, ओके। लेकिन फ़िलहाल तो ज़रा अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो चल रहा है। मैंने पहली एंट्री का हिस्सा पोस्ट किया, यानी आज उसने कैश पेड दे दिया, एक्सपेंस माइनस का गायब कर दिया। हमें दोनों ही चाहिए होते हैं इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, डन। एक्सपेंस के लेजर को इधर, एक्सपेंस के लेजर में ये कैश की पेमेंट लिखी और कैश आउटफ्लो भी शो कर दिया, कोई मसला। दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री क्या है जी, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी, ये कैश। अब ये एडिशन है CWIP में, अब इस एडिशन को इधर लिख लेना चाहिए था, लेकिन अभी ये लेजर मुकम्मल नहीं हुआ। हो सकता है CWIP में इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा कोई ईंटों के, बजरी के, सीमेंट के, सरिये के पैसे भी हों, वो कैश भी बैलेंसिंग आ जाए एंड पे, तो जब वो भी आ जाएगा तो ये इकट्ठा कैश ले जाएंगे, ठीक है, सही है। बाकी अगर आप लिखना चाहें कि जैसे जी आपने उसका लिखा था इसका भी लिखें, ये 300 भी लिखें तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाकर 300 लिख सकते हैं CWIP में एडिशन। फिर दोबारा जब एडिशन आए फिर दोबारा लिख लेना यार, क्या मसला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रूटीन है ना, एक ही कैश निकलता है, ठीक है। तो ये कैश बता दिया उसने, कुछ कैश अभी निकल आएगा, ओके, सही है। ये कर, वैसे ये ट्रीटमेंट मुकम्मल ये है। इंटरेस्ट 700 का पे हुआ, मैंने कहा अच्छा जी, आगे क्या कहता है जी, उसमें से 300 का CWIP में कैपिटलाइज हुआ था। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब उसकी एंट्री हुई है CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, तो ये कैश आउटफ्लो और CWIP में डेबिट। बाकी 400 फिर क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसकी एंट्री हुई है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो यहां पर इंटरेस्ट पेड आता था जो आज बस लिख यहां पर लिया, ये वही वाला इंटरेस्ट पेड है, ओके। ट्रीटमेंट समझ आ गया। अभी मैं फिलहाल इसलिए ये 300 यहां नहीं लिख रहा क्योंकि CWIP में कुछ और एडिशन ना आ जाए, ना आया तो फिर यही एडिशन है बस, लेकिन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। खैर चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इस एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो पूछें, सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए मैं सवाल करवा रहा हूँ और बाकी आखिरी एडजस्टमेंट के लिए, मतलब जो उसने कहा था। चलें आगे। द ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू PP इज 550, एंट्री 550 से PPE डेबिट और 550 से CWIP क्रेडिट, सवाल में गिवन। इससे ये फायदा होगा कि इधर एडिशन की फिगर आएगी कि इतना इधर से क्रेडिट कैसे हुआ जब इधर डेबिट नहीं हुआ, कुछ एडिशन हुआ होगा। और इसी तरह से यहाँ पर एडिशन गलत नहीं निकलेगा क्योंकि ये कैश आउटफ्लो यहाँ से नहीं है, कैश तो इधर से आउटफ्लो हो रहा था, यहाँ पे तो CWIP से बिल्डिंग आई है, तो एंट्री कर ली। कोई मसला, ये शायद पहले आई थी एक दफ़ा, एंट्री नहीं आई हुई, कैश फ्लो में ये एंट्री नहीं आई हुई, बड़ी ज़बरदस्त एंट्री है यार। ये भी शायद फिर मैंने सोचा हुआ था टेस्ट के अंदर दूंगा मैं। बहरहाल अच्छा है, ये जो सोचा होता है टेस्ट वाला वो आज आने लग जाए ना सवालों में, मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, एन ओल्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग 520, इसकी एंट्री अब मैं दोबारा क्या करूं यार, यहाँ पे कर तो दिया मैंने, ठीक है। तो यही वाली एंट्री है आपकी, इसको मैं पोस्ट कर दूं। PPE डेबिट डिस्कस कर लिया मैंने। लेट आने वाला, जिसने ये ना सुना हो देख बता दें मुझे, कोई लेट आया हो उसने ये ना सुना हो, ज़रा सुन लें एक दफ़ा। वो कहता है एक पुरानी बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 520 थी और बुक वैल्यू 350 थी। हमने कहा इसकी कंडक्शन बनती है, कितनी बनी थी वैसे, 170, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो है, इसकी कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करें तो क्या आ जाता है, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन, वो 170 थी। तो मैंने पहले वो एंट्री की जो बचपन से आपने सीखी हुई है, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 170 से
ठीक है जी। ये अक्यूमुलेशन डेबिट 170 से वॉज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 600 रुपए की मशीन थी जो ली है हमने, तो एडिशन आ गया, नई मशीन की कॉस्ट 600 से। अब एसेट अकाउंट में से निकला है 520, ठीक है जी, और पेमेंट हुई है कैश की 200। फिर मैंने कहा चूंकि एसेट अकाउंट हमारा बन रहा है बुक वैल्यू पे लेट आने वालों, तो अक्यूमुलेशन को अलग डेबिट करके एसेट की कॉस्ट को अलग क्रेडिट करने की बजाय एसेट की बुक वैल्यू ही क्रेडिट कर दें, बात तो एक ही है। तो बुक वैल्यू कितनी थी जी, एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो ये हमारी फाइनल एंट्री बनी थी। ठीक है, अब मैं इस एंट्री को पोस्ट करने लगा हूं, इजाजत है। अब एसेट अकाउंट में 600 रुपया डेबिट होगा, 600, लेकिन ये सारा 600 एडिशन नहीं है। एडिशन जरूर है, लेकिन एडिशन के लिए सारा कैश पे नहीं ना हुआ। कैश तो इस एसेट को खरीदने के लिए कैश तो सिर्फ कितना पे हुआ है, तो ये इस तरह से पूरी प्रॉपर पोस्ट करनी पड़ेगी। एसेट अकाउंट 600 से डेबिट और एसेट अकाउंट 350 से क्रेडिट। कहते हो तो डिस्पोजल अकाउंट बना देता हूँ, वो एंट्री को छोड़ो, दफ़ा करो, एंट्री को छोड़ो। वो वैसे ही समझाने के लिए कर दी थी आपको, तो मैंने कहा था ना डिस्पोजल जब आए तो डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो मैं क्यों अपनी बात से हटूँ पीछे, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। चलो डिस्पोज, वो सिर्फ समझाया, बात करते करते मैं उधर निकल गया था, माजरत चाहता हूँ मैं। ये ले जी डिस्पोजल का अकाउंट बन रहा है। अब डिस्पोजल के अकाउंट में एसेट अकाउंट से 350 निकला, डिस्पोजल अकाउंट में आ गया, बुक वैल्यू बैलेंसिंग। अच्छा नेक्स्ट और स्टेप वाइज चलते हैं। एसेट अकाउंट में अक्यूमुलेशन डेबिट होनी होती है अक्यूमुलेशन अकाउंट से, और एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकलती है, तो उसको नेट करके एक मतलब दोनों को कंबाइन करके हमने कहा था बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से निकालो। तो ये क्या है जी, डिस्पोजल में क्या गया है जी, बुक वैल्यू। तो ये डिस्पोजल में बुक वैल्यू फेंक दिया आपने, 350 बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट स्टेप वाइज चल रहे हैं, वो एंट्री छोड़ो, कर दी है लेकिन चलो कोई नहीं, खैर है, वो भी अच्छा हो गया। एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये पहली दोनों एंट्रीज कंबाइन होगी। तीसरी एंट्री हम करते थे एक्सचेंज के अंदर कि एसेट अकाउंट आने वाले एसेट की कॉस्ट से डेबिट होगा, ठीक है, और कैश पे हो रहा है तो क्रेडिट, रिसीव हो रहा है तो डेबिट। एक्सचेंज में रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। अब कितना पे हुआ और एसेट अकाउंट में कितना एसेट डेबिट करें, तो वो 600 रुपया इधर डेबिट हो गया। यहाँ पे हम यूं लिखा करते थे, इसके आगे भी क्या लिखा करते थे जी, याद है आपको एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, एसेट अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। न्यू की कॉस्ट वो ओल्ड की बुक वैल्यू है, ठीक है, ओके, ओल्ड की बुक वैल्यू। स्टेप 1 स्टेप 2 कंबाइन हो गए, एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू निकल गई। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कैश पे हो रहा है, तो कैश क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हुआ करता था। कितना है जी, 200, ठीक है। और स्टेप 4 होता था ये जो मैंने पहले माजरत के साथ लिख दिया है। अब क्या आ रहा है जी इस पे, गेन कितना, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और P&L क्रेडिट, ये बैलेंसिंग और ये गेन है कितना जी, 50। तो ये आप लेजर बना लें, कोई मसला नहीं। एंट्री भी थी, एंट्री भी यही काम कर रही थी, ओके सही है। तो ये गेन बैलेंसिंग निकाला, ठीक है। अब इस लेजर में मेरे लिए रेलेवेंट सिर्फ ये दो चीज़ें, ठीक है। मैंने ये लेजर पूरा कर दिया माजरत के साथ, ब्लू मेरा बैलेंसिंग वाला पेन दो, ठीक है जी, ये मैंने पूरा कर दिया। इसमें मैंने ये बैलेंसिंग निकाला है जैसे निकाला करता था। मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए हुआ करती थी, याद है, कैश भी और गेन भी, ठीक है। कैश इसलिए कि मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करूं, और गेन इसलिए ताकि मैं उसको नॉन कैश में एडजस्ट करूं, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट की समझ आ गई है। अब चूंकि मैंने ये बैलेंस कर ही दिया है, तो मैं इसको पूरा पोस्ट भी करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर आके आपने लिखा कि गेन ऑन, तो प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका था, लेस कर देंगे आप गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ PPE, ठीक है। वो एडिशन जो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये लिख देते हैं और अच्छा, गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट,
एक्सचेंज ऑफ पीपीई कौन सी वर्किंग में निकाला है आपने? 13 में। कितना निकाला है जी? माइनस। और कैश पेड ऑन एक्सचेंज ही लिख दो। अच्छा, ये एक्सचेंज ऑफ पीपीई ये सवाल में गिवन था, इसलिए कोई वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। 200। ये बात समझ आई अब? तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन पहली बार देखने में आई, इसलिए भी ये सवाल कराया, इसलिए भी आज का दिन रखा कि डिस्कस तो करने में वैसे ही मेरा टाइम लगना था, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी, थोड़ा हाथ और सीधा हो जाएगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई जो भी हो जाए अपनी बेसिस को पक्का रखेंगे ना, इंशाल्लाह एडजस्टमेंट कहीं भी चली जाएगी, हम अपने आप पे काबू रखेंगे। पढ़ा हुआ था एक्सचेंज की एंट्री कर ली, एंट्री छोड़ो, एक्सचेंज को डिस्पोजल अकाउंट ओपन करके उसमें लिख दिया। अब मतलब की दोनों चीज़ें आ गई, कैश भी ले लिया, गेन भी रिवर्स कर दिया। चलें आगे जी। तो एंट्री को छोड़ो बस, वो देख लिया आपने। नेक्स्ट, डीएल एक्वायर्ड एट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 300 मिलियन। इसका ब्लेजर बन गया जी। 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भाईजान इन्होंने खरीदी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? लेकिन वो कह रहा है इसमें अभी 125 क्या है, तो पेएबल कितना है जी? 125। इसका मतलब फिर कैश कितना पे हुआ? ठीक है, अब ये तो आ जाएगा कैश फ्लो में, लेकिन 125 का मसला वही है जो पहले भी आपने देखा था। ठीक है, अब मैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स को ले आता हूँ, बेचारे मरीज हैं। ठीक है जी, कहीं लिखे थे ये तो पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और ज़बरदस्ती एमए वाला अकाउंट बना रहा हूँ जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, याद है ना? पेएबल फॉर पीपीई का लेजर बनाया था ताकि ज़रा नज़र आए आपको कि किस तरह से ये काम हुआ है। ऐसे ही पेएबल फॉर आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, कोई मसला? अब तोड़ के एंट्री कर लो और आसान हो जाता है, एडिशन लिखने की बजाय तोड़ के एंट्री करो और आसान हो जाएगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 175 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 175 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पेएबल क्रेडिट 125 से। ये मैंने पहले कंबाइन की हुई थी ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट में डेबिट साइड पे ये पूरा 300 नजर आएगा एडिशन, लेकिन कैश आउटफ्लो में 175 आएगा, बाकी पेएबल है। तो ये दोनों एंट्रीज अलग अलग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लबो कितने ये जी। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, 175 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है ना, यहाँ पे आप लिखो कैश पेड ऑन एडिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सवाल ने बताया या हमने निकाला है? 175 ये हमने निकाला है। ओ, तो फिर यहीं पर ही, यहाँ पर शो कर, यहाँ पर जी, कहीं एक जगह पे सवाल में शो हो जाए ना। 300 में से उसने कहा था 125 क्या है? पेएबल है, तो इसका मतलब फिर 175 पे हो गया था। ठीक है जी, तो 175 ये आ गया। डन जी। चलो रिविजिट कर रहा हूँ मैं अपने फॉर्मेट को। 400 जरा इधर आना भाई मेरे। ठीक है जी, ये समझ आई है बात की? कैश पेड ऑन एडिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 175, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो कैश आउट को दिखा दिया। बाकी 125 क्या है? पेएबल। उसकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 125 से, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया। अब ओपनिंग कितना है? कोई नहीं था। क्लोजिंग कितना है? ये मैंने बैलेंसिंग निकाला है, क्योंकि वो कह रहा है ये पेएबल है। अब इसका मतलब ओपनिंग 0, क्लोजिंग 125 पेएबल होना चाहिए था, कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो क्या ज्यूम किया था कि इधर पड़ा होगा, तो लेस कर दें जी पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहीं भी वर्किंग रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग थोड़ी ही आप, वो गिवन था 125, वो तो मैं कह रहा हूँ वर्किंग एवं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पहले भी जैसे किया था ताकि आपको क्लियर हो, हाँ यार ये ओपनिंग 0 क्लोजिंग 125 जो है कहाँ है, नहीं नज़र आ तो यहाँ पे पड़ा है, तो ठीक है ना, सही है।
क्लियर है ये? अब ये क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, ये क्या है जी, ये एडिशन आ गया। अब इधर डेबिट अगर हैवी हुआ बैलेंसिंग करते हुए, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू लॉस है। और अगर ये हैवी हुआ इधर बैलेंस आ गया तो क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गेन है, क्योंकि मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। सही है? चल द प्रोविजन, ये तो हो गया, ये तो हो गया, प्रोविजन का एडजस्टमेंट हो गई है ना। पॉइंट नंबर 6, ड्यूरिंग द ईयर डीएल इशू 10% बोनस शेयर्स, 10% बोनस शेयर्स, एंट्री बोनस शेयर्स की एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, बेटा बोनस शेयर्स हैं, डिविडेंड पेएबल नहीं, ठीक है। अब अगली बात, 10% ऑफ व्हाट, शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस। अब शेयर कैपिटल के बैलेंस तो पड़े हैं दो, 13,000 भी पड़ा है और 16,000 भी पड़ा है। शेयर प्रीमियम को नहीं लेना, वो तो मैंने वैसे इकट्ठा किया हुआ है। अब वो कह रहा है पहले बोनस इश्यू हुआ है तो शेयर्स बढ़े होंगे, फिर राइट इश्यू हुआ है तो शेयर्स और बढ़े होंगे, लेकिन जब बोनस इश्यू हुआ है उस वक्त तक और कुछ भी नहीं हुआ था, तो मतलब उस वक्त लेटेस्ट बैलेंस कितना था, वो ओपनिंग 13,000, ठीक है। तो यहां पे आके हमने 13,000 का 10% लिया और उसकी एंट्री की रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। ये 1300 अल्लाह करे नजर आ जाए एंड वालों को, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे आपने लिख दिया रिटेन्ड अर्निंग्स, अब ये कैश नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बेशक वर्किंग 3 का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि वहाँ पे हमने निकाला, बहरहाल डबल एंट्री आप एक तरफ तो कर दी ना वर्किंग, सही है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है सब्सिक्वेंटली राइट इशू भी हुआ, अच्छी बात है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, क्या था, शेयर कितने थे, शेयर कितनी थी, शेयर इशू प्राइस, हमें इससे क्या, लेजर में बैलेंस अभी निकलेगा इस तरफ, तो वो इस तरफ तो आता ही कुछ नहीं आपके सिलेबस में, इधर कुछ निकलेगा तो वो क्या होगा, फिर राइट इशू। उसने बताया, निशानी दी है उसने कि कैश इनफ्लो है शेयर्स इशू करने की वजह से, ठीक है। वो मुक्या नहीं, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750, टैक्स चार्ज एक्सपेंस है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का लेजर है, इधर कैश आता है तो इधर एक्सपेंस, पीएनएल वाला एक्सपेंस कितना जी, 750। और लास्ट है, डीएल क्लासिफाई करता है डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट को ऐसी सूरत, ऐसी वे में कि जिससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हायर रहें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मीन्स दे क्लासिफाई इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। जी ओ सॉरी, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, आई एम सॉरी, हु आर यू, आई एम सॉरी। ओके, सवाल खत्म, जवाब शुरू। यार को ब्लू मार्कर सही दोगे आज में, है अकाउंटेंट भी नहीं, अकाउंटेंट आया बैठा है, अकाउंटेंट हाथ खड़ा करो, हाथ हिला दो, उसके बैग में मार्कर होते हैं तो फिर इधर बैठा करो ना, नहीं कोई मसला नहीं है, अच्छा है कोई बच्चा अगर रख ले मार्कर, देखो ना आप मेरे टा नहीं है आज। अच्छा जी, अब बैलेंस करो, इधर 28 बस कैश, व्हाट इज दिस, दिस इज राइट इशू, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे लिखो करो इशुएंस ऑफ न्यू शेयर, राइट इशू भी लिख दो ना, राइट इशू एनफ है, राइट इशू, शेयर इशू भी लिख दो तो भी ठीक है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस फिगर सही हो और उसका प्लस माइनस सही हो, ओके जी। कितना 2820 पॉजिटिव, ठीक है जी। बस ये सही होना चाहिए कि 2820 पॉजिटिव लिखा है, बाकी वहां पे राइट इशू लिखो, न्यू शेयर्स इशू लिखो, कैश रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स लिखो, जो मर्जी लिखो जी। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस हो रहा है, नन एबनॉर्मेलिटी उसने बताई है, ये दो चीजें मिसिंग हैं, पैट भी मिसिंग है और डिविडेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर इसने कहा है मेरे वालों जवाब जे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोन वाला लेजर बैलेंस हो रहा है,
किधर? क्रेडिट साइड पे पेमेंट है 265 की, फिर पेमेंट है, लोन रीपे हुआ है, ठीक है जी, लोन रीपे, लोन रीपेड, वर्किंग नंबर 4 से 265 नेगेटिव। अच्छा जी, ये भी हो गया भाई सही, इसकी बीमारी सही हो गई थी, आपने इसको सही करके उधर भेजना था, भेजा नहीं। 1360। लो जी, अब साफ साफ पाकिस्तान, इसको ले जाएं ओपनिंग से क्लोजिंग। ये क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? तो क्या लफ्ज क्या है जी? ट्रेड एंड अदर पेबल्स, बड़ा लंबा ना है यार, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। बताओ जी, वैसे अच्छा हाँ, इंक्रीज डिक्रीज पहले लिखना है। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है, तो लायबिलिटी में इंक्रीज हो तो क्रेडिट, ठीक है जी, क्रेडिट। तो फिर इधर आना है पॉजिटिव ने, ठीक है। अब फिगर्स 1360 माइनस 935, वर्किंग नंबर 5, ठीक है जी, तो 425 पॉजिटिव, ठीक है। लो जी, ऐसा भी जो करना सी तुसी करता। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर से इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल रहा है आज। इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना जी, पीएनएल वाली फिगर 345। ये क्या है? इंटरेस्ट पेड या एक्सपेंस? एक्सपेंस। अब देखो ना, आप कहोगे सर वो तो 700 पे हुआ था। बेटा 700 जो था उसमें से 300 तो कैपिटलाइज हो गया है, वो एसेट में डेबिट हुआ है, तो एक्सपेंस में डेबिट होना भी नहीं चाहिए था, तो सही है ना, वो तो साइड पे हो गया। कहानी सिर्फ किसकी चल रही है? जो 400 इधर पे हुआ है तो उसमें से शायद 345 का एक्सपेंस था, कुछ ओपनिंग पेएबल पड़ा था, कुछ क्लोजिंग में भी पेएबल है, तो उसकी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि प्रॉफिट तक आते आते ये क्या हो चुका होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? एड बैक। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आज आपने निकाला है वर्किंग नंबर 6 में, कितना है? 345 पॉजिटिव, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद जनाब ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसने भी जवाब दे दिया, क्योंकि डिविडेंड पेएबल में कुछ रिटेन अर्निंग से आना है और कुछ पेमेंट होनी है। तो दो लेजर्स आज जो है वो सीना सफर हो चुके हैं हमारे सामने। कोई गल नहीं, हम बाकियों का सफर कर लें पहले, ठीक है, उसके बाद फिर इनकी तरफ आएंगे। वो नंबर तो लें, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ो। टैक्स एक्सपेंस ने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जी आया नू कैश 1021, तो 1021 टैक्स पेड आ गया वर्किंग नंबर 8 से। नेक्स्ट, अब मैं बस 1 मिनट, बस ये 2 लेजर रह गए हैं, बैलेंस करके फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। पीपी को बैलेंस करो, हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बैलेंस। किस तरह बैलेंस आ रहा है? नहीं, किस तरह बैलेंस आ रहा है वही तो पूछ रहा हूँ। क्रेडिट, ये सज्जे पासे कह दो राइट साइड, ये क्रेडिट साइड होती है, हले तक नहीं पता लगा जी। इस साइड में ये हाथ है जी, ये फिर क्या होगा? देखो डिस्पोजल उसने खुद बता दिया, एडिशन उसने खुद बता दिया आज, ठीक है। तो फिर ये क्या है? तो ये भी मेरे ख्याल में किसी सवाल में नहीं हुआ था, शायद इस पहले सवाल में हुआ है कि डेप्रिसिएशन हमें सवाल से निकालनी पड़ी, ठीक है। कोई नहीं, एक बार हुआ था तो अच्छा, 2 बार हो गया, ठीक है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन बहुत कीमती है, क्योंकि इसको हमने क्या करना था? ऐड बैक। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 9 में आपने निकाला है 1265, ठीक है जी। नेक्स्ट, CWIP किधर बैलेंस आ रहा है? डेबिट साइड पे स्टिल। तो अब ये भी क्या है फिर? लेकिन ये कैश आपने बैलेंसिंग निकाला कितना? 1235। अब देखो बच्चों, पूरा कैश तो ये है ना कैश फ्लो में जाने वाला, मैं इसलिए वेट कर गया था, ठीक है। अब ये दोनों कैश यहां पर जाकर लिख दो। ये क्या है जी? कैश पेड ऑन एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, अब मसला ये है कि 2 हैं, तो जरा दोबारा लिख लेता हूं मैं। एडिशन इन कैश पेड भी लिख ही देता हूं फिर। कैश पेड फॉर एडिशन इन
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जगह ही कोई नहीं बची, लिख दूं एडिशन, जरा वर्किंग शो हो जाएगी। CWIP कैश पेड, पता है एडिशन के लिए ही है। अब 1 पहले कितने लिखा है, पहले 300 नहीं लिखा है, 300 जमा 1 2 3 5, ये जनाब जो 1 2 3 5 है ना, ये आपने निकाला है वर्किंग नंबर 10 से, बाकी तो आपके पास अवेलेबल था। ठीक है, तो ये कितना बन गया 15। ठीक है जी, मैं CWIP का लफ्ज भी लिखना चाह रहा था और कैश पेड भी लिखना चाह रहा था, ओके, इसलिए मैंने ऐसा किया। असल में तो आपने वही लिखना है, कैश पेड फॉर एडिशन इन CWIP, आगे ये लिखना है, ओके, शाबाश, ऐसे ही लिखें। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं, ये हो गया। ओके, नाउ एनीथिंग रिमेनिंग 11 रह, अरे तुम कहाँ रह गए थे, हाँ जी इधर, ओए 4, ये फिर क्या होगा, फेयर वैल्यू लॉस होगा फिर, तो ये फेयर वैल्यू लॉस है, तो ये नॉन कैश है, प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका होगा, हम इसको ऐड कर देंगे, फेयर वैल्यू लॉस वर्किंग नंबर 11, कितना 4, नहीं मैं माइनस लिखने लगा। ठीक है जी, ओके, इसका भी जो करना था वो आप कर चुके हैं, इसका भी जो करना था, ग्रॉस डेटर्स को भी ले गए थे और प्रोविजन को भी ले गए। ठीक है जी, सवाल तो ख़त्म नहीं हो गया, अभी तक कहीं पे प्रॉफिट नहीं मिला, बाकी सवाल ख़त्म है, सारी एडजस्टमेंट्स ओवर हैं, सारा सवाल ओवर है, मतलब अब यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इधर से ही कुछ देखें आप, क्या करें, सोचें। अच्छा, टैक्स 30% है, मैं भी कहूँ 30% क्यों बोला उसने, 30% क्यों बोला उसने, वो जो आपका फॉर्मूला था ना मार्कअप मार्जिन में याद कराया था, मैंने कहा था बड़ा कीमती है, हर जगह काम आएगा, वही काम आने लगा, क्या मतलब, वर्किंग नंबर 15 होने लगी है, हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से लेस हुआ करता है, आपको पता है टैक्स एक्सपेंस, और फिर हम पहुंच जाया करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे ये तीनों ही चाहिए होते हैं, उसकी वजह PBT जाता है मेरा कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, उधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, टैक्स एक्सपेंस मेरा जाया करता है टैक्स के लेजर में, और पैड मेरा जाया करता है। अब इस पूरे सिनेरियो में मुझे क्या गिवन था, सिर्फ टैक्स एक्सपेंस गिवन था, कितना जी 750। ठीक है जी, अच्छा चलो ये तो गिवन था, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको यूं लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना पता लगा कि ये टैक्स एक्सपेंस जो है ये एट द रेट ऑफ, अब आप जो मर्जी निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, क्या पहले निकालना चाहोगे, PBT निकाल लेते हैं। आपने यूं लिखा आकर, आपने कहा जी अगर 750 30% है तो इसको डिवाइड करो, गिवन अमाउंट डिवाइड करते हैं गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, और ये फिर कितना होना है 100, तो आंसर इज 2500। ठीक है जी, तो ये जनाब 2500 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये PBT जो है ये 100% होना था, इस पे 30% लगकर। अच्छा, अब ये बैलेंसिंग निकाल लो, ये आप बैलेंसिंग निकाल लो 1750। और अगर आपको पहले पैट निकालने का शौक हो 17, तो पैट पहले निकाल लें, फिर रिवर्स वर्किंग करके आप 2500 बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपकी छोटी सी वर्किंग थी, यानी वो जो उसने 30% दिया था जिसको मैंने नहीं पढ़ा था, सिर्फ वही एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, वही काम आ गई। ठीक है, वो क्या है जी, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750 एट 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी 750 जो है ये 30% है ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमने निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये 1750 कहाँ जाएगा, ये 1750 कहाँ जाएगा रिटेन अर्निंग में, और ये 2500 कहाँ जाएगा PBT के वो कैश फ्लो मुझे। ठीक है, अब PBT को ले आओ, स्टार्टिंग पॉइंट 2500, यहाँ पर वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर 15, और रिटेन्ड अर्निंग में पैट भी आ गया, ये पैट कहाँ से आया, उसी वर्किंग नंबर 15 से, ये कितना है जी 1750। सही है, अब आपका काम खत्म हो गया। बताओ जी यहाँ पे क्या आ रहा है 1100, क्या है फिर
डिविडेंड है जो कि कैश वाला है, क्योंकि बोनस उसने बता दिया था। ये डिविडेंड पेएबल आपने निकाला है यहाँ पर बैलेंसिंग, इसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। तो इसलिए मैंने पक्की आदत यही डाली हुई। मुश्किल सवाल ये होगा ना डिविडेंड पेएबल वाला, मैंने पहले सवाल जिसमें नहीं पेएबल होता था मैं बनवा देता था जीरो के साथ, ताकि एंट्री पक्की रही, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हुआ और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो गया। ये आ गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग से वर्किंग 3। अब इसने कहा 980 कैश है, यानी डिविडेंड पेड है 980। अब ये 980 भी आपने, ये तो हम वैसे ही यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड पेड कितना जी, वर्किंग कौन सी है 980। लें जी, उसने कहा था डिविडेंड और इंटरेस्ट को, आखिरी एडजस्टमेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट को ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि ये वाला कैश फ्लो ज़्यादा है। तो अगर डिविडेंड तो वैसे ही हम यहाँ रखते होते हैं ना, क्योंकि दोनों ऑप्शंस है ना, कुछ लोग दोनों यहाँ रखते होंगे, कुछ दोनों यहाँ रखते होंगे। हमने क्या कहा हुआ है, डिविडेंड इधर इंटरेस्ट इधर। उसने कहा ये ऐसे रखते हैं कि ये वाला कैश ज़्यादा है, ये वाला ऑपरेटिंग डिटेल ज़्यादा आने का मतलब क्या है, दोनों को ही इधर क्लासीफाई किया। तो जब खुद सवाल ने कह दिया खामोशी केस में हम जो मर्जी करें, लेकिन मैंने उसके लिए आपको पाबंद कर दिया कि आपने इंटरेस्ट को इधर लिया करना, हमेशा इंटरेस्ट पेड को और डिविडेंड पेड को इधर, ये आपको पाबंद किया था मैंने। हालांकि दोनों सही थे, दोनों तरफ आ सकते थे, लेकिन आज सवाल ने पाबंद कर दिया आपको कि दोनों को कहां ले जाओ, फाइनेंसिंग, यानी ऑपरेटिंग में ना लेके आओ, फिर जहां जाने वहां जाए, ऑप्शन है जहां पे। अच्छा सॉरी, उधर उधर सवाल तो मुकाओ। डन हो गया जी, हो गया काम। बेटा एडिशन है, मैंने एडिशन ही लिखा है, लेकिन क्या ये 600 पे किया आपने, मतलब कैश फ्लो में तो फिर 600 नहीं ना आ सकता, कैश फ्लो में 200 आ गया ना बेटा। असल में ना एक्सचेंज में दो काम हो रहे हैं ना, 600 की मशीनरी आई, 600 का एसेट आया है, तो 350 था, कितना था 350 का एसेट गया भी तो है, बुक वैल्यू, ठीक है। 600 का एसेट आया है, 350 का एसेट गया भी तो है, मतलब आपने फिर जो पाया है वो 600 का एसेट है और जो खोया है वो 350 का, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट उसके साथ कैश कितना पे किया है, तो इसका मतलब 50 का आपको फायदा हो गया। यानी 600 वाली चीज आपको कितने में मिल गई, एक तरह से 350 की मशीन दी और 200, तो 550 तो गए। तो कैश कितना पे किया, 200, कैश फ्लो बन रहा है इसको, ठीक है। तो कैश फ्लो में 200 ही आएगा। अच्छा सवाल था ना, इसलिए मैंने ये करवाया। अच्छा जी, टोटल करें, कुछ रह तो नहीं गया, टोटल कराओ। ये मैंने जान के जगह छोड़ी है कि आपका दोस्त पुराना लेस इंटरेस्ट पेड लेस टैक्स पेड आता था ना, ये इंटरेस्ट, अच्छा यहां लिख कर भी, अच्छा असल तो होता मैं यहां लिख के काटता, लिख के काट दूं, समझ तो आ गई है ना, ठीक है। मतलब यहां पर ही आया करता था इंटरेस्ट पेड, आज इधर क्यों चला गया, उन्होंने कहा कि जी ऐसे क्लासिफाई करो कि ये वाला कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला ज्यादा है, तो फिर इसको यहां से निकाल लो इंटरेस्ट। हाँ टैक्स तो यही आ रहा है, इसका ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सिर्फ क्या था, इंटरेस्ट का और डिविडेंड का, ठीक है जी। 19 पॉजिटिव। अब देखो ना, अगर ये यहां वहां पर आते तो ये उल्टा नेगेटिव हो जाता, नहीं बहरहाल कम बहुत हो जाता, 1941, ठीक है। इधर जी 1910 नेगेटिव, 117 पॉजिटिव, नेट करो 12 पॉजिटिव, 1010 ऐड करो 2215, कितने रोला पाया जी हैं, 120, ठीक है जी। तो ये भी 6 नहीं, ये जान के कितना जी, गलत किता सी उत्ते, मतलब क्या हुआ था 6 आता। अच्छा ये पर्चे के अंदर आप देखो ना, मिसाल छोटी सी चीज़ मिस हो गई तो ये बैलेंस नहीं होगा, तो मैंने ये कहा है कि 2-3 मिनट देखो, समझ आ जाए अच्छी बात है, ना आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के आगे चलो। इसके नंबर आप ले चुके होते हैं, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ भाई ये 2 आइटम्स ही थे। लें पास पेपर 17।